हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एल्डोल रिएक्शन, जिसे आप एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अलावा ये रेगुलर एग्जामिनेशंस में बहुत पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डोल नामक एक प्रोडक्ट बनता है। एल्डोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ओ एल जो है वो अल्कोहल का और एल्ड है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड की जगह ये कीटोन से भी होता है, लेकिन कीटोन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कम होते हैं। आमतौर पे जो जनरल टेम्परेचर और जो एसिड बेस के कंडीशंस होते हैं उनमें आमतौर पर कीटोन्स का यहाँ पर होना थोड़ा सा कम पाया जाता है, इसीलिए एल्डोल के नाम से ये प्रसिद्ध है। हालांकि कीटोन्स भी स्पेशल कंडीशंस में इस रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन किसे कहा जाता है। व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन आर ट्रीटेड विद अ बेस, यानी जब एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन यानी जहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है, जिस कार्बन के ऊपर उससे जो पहला कार्बन होता है जुड़ा हुआ, उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। उस अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऐसे जो एल्डिहाइड और कीटोन को कहा जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन उनके पास है। देन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आर ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट्स। तो ऐसी स्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे कि हम एल्डोल के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। इस कार्बोनाइल कार्बन से पहला कार्बन ये अल्फा कार्बन है और ये दूसरा कार्बन बीटा कार्बन। तो बीटा पर हाइड्रोक्सी है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ये रहा एल्डिहाइड, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम एल्डोल के नाम से भी जानते हैं। तो व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन आर ट्रीटेड विद अ बेस, एल्डिहाइड या कीटोन को बेस के साथ रिएक्शन उसकी की जाती है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं और इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन कहा जाता है। अब कंडेंसेशन क्यों कहा जाता है वो देख लीजिए कि कुछ एल्डोल ऐसे होते हैं जो अपने आप ही या फिर थोड़ा एसिड की प्रेजेंस में हीट करने पर वाटर का निष्कासन या वाटर का मॉलिक्यूल उसमें से निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को संघनन के नाम से तब जाना जाता है जब वाटर मॉलिक्यूल एल्डोल में से निकल जाए और फलस्वरूप हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। एल्डोल रिएक्शन तब कहा जाता है जब एल्डोल तक आके रिएक्शन रुक जाए, जो कि कई बार होता है और कई बार नहीं भी होता। तो ओवरऑल जो इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन के नाम से पुकारा जाता है। संघनन का अर्थ है जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करें और उसमें से एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे एमोनिया, जैसे H2O का मॉलिक्यूल उसमें से अगर निष्कासित हो जाए दोनों मॉलिक्यूल के आपस में जुड़ने के बाद, तो ऐसे अभिक्रिया को कंडेंसेशन रिएक्शन या फिर संघनन अभिक्रिया के नाम से पुकारा जाता है। एग्जाम्पल एल्डोल कंडेंसेशन का आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। एसिटाल्डिहाइड के ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और आपस में इनका संघनन एल्डोल संघनन हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। देखिए पहला एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और दूसरा, जो पहले वाले को हमने अलग कलर से दिखाया है ताकि वो आप ट्रेस कर सकें कि ये इस जगह पे है, और दूसरे को ब्लू ही छोड़ दिया है, नीले रंग का ही छोड़ दिया, क्योंकि ताकि आप पता कर सकें कि वो हिस्सा यहाँ पर है। अल्फा हाइड्रोजन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के बगैर यहाँ ये हाइड्रोजन निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है। ये माइनस चार्ज आने के कारण, यहाँ माइनस चार्ज आने के कारण ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और इस कार्बन पर आक्रमण करता है, जो कि कार्बोनाइल कार्बन है। तो इस कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में एक बंध बनता है। देखिए ये रहा अल्फा कार्बन और ये कार्बोनाइल कार्बन, इन दोनों के बीच में बना ये बंध, जो कि ये अल्फा और ये कार्बोनाइल है। और आप इसको यूं भी याद कर सकते हैं, जो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो ये OH बन गया। ये शॉर्टकट में याद करने का तरीका है।
इस मैकेनिज्म, इस रिएक्शन को। और देखिए ये एल्डोल बना और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये वाला बॉन्ड है। ये जो O है उसने यहाँ से हाइड्रोजन लिया तो OH में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको एल्डोल प्राप्त हो गया। और इसमें इस एल्डोल से जब वाटर मॉलिक्यूल निकला, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से, ये OH और यहाँ से H ये निकल जाता है। तो आप देखें कि ये अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनाइल यौगिक हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। फर्दर इस रिएक्शन को अगर निकल और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनेट या रिड्यूस किया जाए तो हमें इस तरह से अल्कोहल प्राप्त होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है वो और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो दोनों के दोनों यहाँ अपचयित या रिड्यूस हो जाते हैं। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल यौगिक का अगर हम रिडक्शन या अपचयन करते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो केवल C डबल बॉन्ड O को अपचयित करता है या रिड्यूस करता है, और C डबल बॉन्ड C जो यहाँ पर है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हुआ सिलेक्टिव रिडक्शन, क्योंकि इन दोनों में अपचयन होने की या रिडक्शन होने की गुंजाइश है, चांसेस हैं, लेकिन सिर्फ एक ही रिड्यूस हुआ है तो यानी सिलेक्शन हुआ है इसका और उसी का रिडक्शन यहाँ पर हुआ है। तो इसे चयनात्मक अपचयन के नाम से पुकारा जाता है या सिलेक्टिव रिडक्शन के नाम से पुकारा जाता है। आइए देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो किस तरह से होता है जब दो अलग अलग एल्डिहाइड्स और दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन अगर उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में किस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। देखिए आमतौर पर जो कीटोन्स होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन इतनी आसानी से देते नहीं हैं, लेकिन स्पेशल रिएक्शन कंडीशंस में वो एल्डोल कंडेंसेशन प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हमने एक एल्डिहाइड को ब्लैक कलर से रंग से दिखाया है, दूसरे को दूसरे रंग से दिखाया है, रेड कलर से दिखाया है, ताकि आप ये ट्रेस कर सकें कि ये जो उत्पाद है उसमें कौन सा हिस्सा किस जो मॉलिक्यूल है उसमें से आया हुआ है। जो पहले दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये सेल्फ कंडेंसेशन, यानी ये जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप से ही कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन कर जाए तो इस प्रकार से वो उत्पाद देगा। ये जो उत्पाद है इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये सारे जो कार्बन हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि यदि जो देखें कि यदि ये जो कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है और ये कार्बोनाइल ग्रुप की तरह कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये वाला एल्डोल हमें प्राप्त होता है, जिसमें एक हिस्सा यहाँ से आया है, दूसरा हिस्सा इस मॉलिक्यूल से आया है। तो ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों का मिश्रण है, दोनों मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़े हुए हैं। इसी तरह से यदि इसने कार्बोनाइल समूह की तरह कार्य किया और जो अल्फा कार्बन ये वाला है जिसमें से हाइड्रोजन निकला और इसने नाभिक स्नेही बनाकर इस कार्बोनाइल कार्बन पर आक्रमण किया, तो ऐसी स्थिति में ये एल्डोल हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर दो अलग अलग हम एल्डिहाइड्स ले रहे हैं, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन इस पर हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन है, तो ऐसी स्थिति में जो है चार अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जिसमें से दो तो प्योर कंपाउंड्स के होते हैं और दो होते हैं मिक्स्ड कंपाउंड्स के एल्डोल प्रोडक्ट्स। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच शो एल्डोल कंडेंसेशन, और उसमें से भी कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब वो जो मॉलिक्यूल हमने लिया उसको बेस के साथ रिएक्ट किया तो अपने साथ ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, अपने जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो एल्डोल कंडेंसेशन अगर प्रदर्शित कर दे तो ऐसी स्थिति में वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए जो सेल्फ एल्डोल यानी आपस में ही एक मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियोफाइल का कार्य करे जिसमें से हाइड्रोजन हट जाए, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्य करे, तो वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। तो इसमें ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से आप देखें कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि इतनी आसानी से
खुद के साथ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं प्रदर्शित करते या एल्डोल कंडेंसेशन खुद के साथ प्रदर्शित कर ही नहीं सकते। जैसे कि ये तीनों एल्डिहाइड्स हैं जिनमें कि अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होने की गुंजाइश नहीं है। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन सॉरी ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं क्योंकि तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से इसके ऊपर कोई और अल्फा कार्बन नहीं है तो वो भी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रदर्शित नहीं किया कर सकता। यहाँ पर अल्फा कार्बन है, लेकिन फिर भी आमतौर पर इतनी आसानी से डाइल्यूट बेस के अंदर ये डाइल्यूट क्षार में तनुक क्षार में ये एल्डोल कंडेंसेशन अपने मॉलिक्यूल के साथ प्रदर्शित नहीं करता। सेम टू सेम इस वाले जो कीटोनिक मॉलिक्यूल है उसके लिए भी ये बात लागू होती है कि ये डाइल्यूट जो बेस है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एल्डोल कंडेंसेशन इतनी आसानी से प्रदर्शित नहीं करता। अब देख लेते हैं बेसिस, वो क्षार जो कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए यूज़ होते हैं। डाइल्यूट NaOH सबसे कॉमन है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड और है LDA। देखिए LDA के अलावा जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर यूज़ होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो पहला स्टेप रिएक्शन को होता है वो रिवर्सिबल होता है और आमतौर पर इस प्रकार के जो एल्डिहाइड या कीटोन है वो इस एल्डोल कंडेंसेशन सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया जैसे कि LDA यानी लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, तो जैसे जिसका फॉर्मूला है LINIPR ट्वाइस, तो इसमें जो कीटोन्स हैं एल्डिहाइड के अलावा वो कीटोन्स भी जो है एल्डोल कंडेंसेशन आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियां हैं, आप देखिएगा क्योंकि इनके ऊपर बेस करके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं कि एल्डोल जो प्राप्त होते हैं वो अनसैचुरेटेड यौगिक उत्पाद के रूप में किस प्रकार से देते हैं। कुछ दो फेमस एग्जांपल्स हम अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, समटाइम्स एल्डोल्स आर वेरी स्टेबल। कभी कभी जो एल्डोल होता है वो काफ़ी स्थायी होता है और उसको हम पृथककृत या आइसोलेट भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी एल्डोल मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से पानी का मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देता है, वो लूज़ कर जाता है, खो देता है। देखिए, ये दोनों एसीटोन मॉलिक्यूल्स जो है बेसिक कंडीशन के अंदर डाइल्यूट एसिड के अंदर इन्होंने ये एल्डोल बनाया। ये देखिए, ये C डबल बॉन्ड हो, ये OH है और ये जो है एल्डोल वो वाटर मॉलिक्यूल त्याग देता है या वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल लूज़ किया इसने OH और इस वाले कार्बन से H, तो ऐसी स्थिति में आप इस तरह से मेसिटाइल क्लोराइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हमें प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में। कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, तो इस तरह से मेसिटाइल ऑक्साइड बना। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दूसरा जो है ये देखिए, बेंजाल्डिहाइड के साथ एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया गया है और जो एसिटाल्डिहाइड है वो उसका जो अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो आसानी से लूज़ हो जाता है और या आसानी से निष्कासित किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये C- के रूप में आक्रमण करता है इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। तो आप इस तरह से देखें कि ये एल्डोल हमें प्राप्त हुआ और इसमें से वाटर अगर निकल जाता है स्वयं ही आसानी से, तो ऐसी स्थिति में सिनेमाल्डिहाइड प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं एल्डोल कंडेंसेशन के। एल्डोल कंडेंसेशन फॉर कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन इज़ नॉट एज फेवरेबल एज इन द केस ऑफ एल्डिहाइड्स इन जनरल। तो आमतौर पे जो कीटोन होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो उतनी आसानी से एल्डोल कंडेंसेशन नहीं प्रदर्शित करते जितना आसानी से कि एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन को प्रदर्शित करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कीटोन जिन पर अल्फा हाइड्रोजन है वो उतनी आसानी से एल्डोल कंडेंसेशन प्रदर्शित नहीं करते।
तो आइए हम देख लेते हैं मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन का। और एल्डोल कंडेंसेशन जो है एसिड और बेस और एसिड दोनों की प्रेजेंस में होता है। तो पहला मैकेनिज्म जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, प्रचलित है, वो है बेस वाला रिएक्शन था। बेस की उपस्थिति में या बेस कैटलिस्ट के रूप के उपयोग के द्वारा एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है, आइए उसकी हम क्रियाविधि पढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेप द बेस रिमूव्स अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बोनाइल कंपाउंड एंड यील्ड्स अ कार्बन आयन व्हिच एक्ट्स एज एन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इन द फर्स्ट स्टेप। तो इस पहले स्टेप में जो क्षार होता है, वो बेस जो होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनाइल यौगिक के अल्फा कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन को निकाल लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के चले जाने से यहाँ पर CH2- रह जाता है, जो कि एक नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। ये जो है इनोलेट आयन है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल तब होती है जब कि सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल होती है, यानी एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, दोनों दिशाओं में कभी आगे और कभी पीछे। इस तरह का जो साम्य है वो कंसनट्रेटेड यानी जो सांद्र विलयन है उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता। आइए देखते हैं स्टेप टू में जो पहले वाले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल बना था उसका रेजोनेंस दिखाया गया है और ये इनोलेट आयन बना है। इनोलेट क्यों कहते हैं? इन यानी C डबल बॉन्ड O और इन और ऑल है, OH से H हट गया तो O- रह गया, तो इसको कहते हैं इनोलेट आयन। और ये जो है इसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल है जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसके साथ ये रेजोनेंस पे होता है। अब देखें कि जो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन आयन है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और वो अपने ही जो एल्डिहाइड है उसी एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर, जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके पर आक्रमण करता है। ये जो मॉलिक्यूल है वो हमको, ये जो स्पीशीज़ है, ये जो आयन है वो हमको एसिटाल्डिहाइड से मिला था। एसिटाल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर इसने नाभिक से नहीं आक्रमण किया। हमें मालूम है कि C डबल बॉन्ड O में जो कार्बन है वो उसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज या ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी या इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो नेगेटिव चार्ज इसी कार्बन पे आकर जुड़ता है। तो हमें मिला ये वाला स्पीशीज इंटरमीडिएट के रूप में, जो कि एल्डोल का एनायन है। और अब इसमें एल्डोल बनने में कमी सिर्फ इतनी रह गई कि अगर H लग जाता यहाँ पर तो ये एल्डोल बन चुका होता है। तो किस प्रकार से होता है ये फर्दर रिएक्शन देखते हैं। तो वो है स्टेप थ्री में देखिए, ये जो स्टेप टू में जो एनायन बना था वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह कार्य करता है। वाटर मॉलिक्यूल से उसने एक प्रोटॉन अपनी ओर आकर्षित किया और OH- जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर ये OH- निष्कासित हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सबसे पहले स्टेप में OH- यूज़ हुआ था और आखिरी वाले स्टेप में OH- निष्कासित हो गया, जिससे ये साबित होता है कि ये जो बेस है वो एक कैटलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। देखिए स्टेप थ्री के आखिर में एल्डोल बना। एल्डिहाइड का एल्ड और OL अल्कोहल का OH या ऑल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल टेक्स प्लेस बाय द बेस एंड रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। देखिए जो बेस बना है, बेस प्राप्त हुआ है, वही जो एल्डोल में से वाटर मॉलिक्यूल को निकालने में सहायक होता है। देखिए किस प्रकार से OH- ने जो इस प्रोटॉन को आकर्षित किया तो इसकी ओर आकर्षित हुआ और ये कार्बन हाइड्रोजन बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन कार्बन कार्बन के बीच में निष्कासित हो गए। ये देखिए कार्बन कार्बन विस्थापित हो गए। तो ये देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है। ये CH जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है CC के और डिस्प्लेस हो गए हैं। ये नया बॉन्ड C बना है, क्योंकि एक बॉन्ड पहले से ही था। अब ये देखें कि C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने ले लिए, तो ये जो डबल बॉन्ड है उसके एक बॉन्ड तो है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, तो दोनों बॉन्ड्स में से अब एक बॉन्ड बचा है जो कि यहाँ दिख रहा है।
इसके अलावा आप देख सकते हैं जो सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले गए सी और सी के बीच में, सी और सी के बीच में, तो सी एच बॉन्ड टूट गया और ये एच प्लस के रूप में इसके साथ आ गया। आप और भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड बना है कार्बन और कार्बन के बीच में, फिर दोबारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऑक्सीजन ने जो नेगेटिव चार्ज था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास थे, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट करा दिया, डिलोकेलाइज या विस्थापित हो जाते हैं। और जो ये सी डबल बॉन्ड सी है वो फर्दर इस जो अल्फ़ा बीटा कार्बन थे उसके बीच में डिस्प्लेस हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो ओ एच यहाँ पर था, वो ओ एच जो है वो भी सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड, और जिससे कि हमें अल्टीमेटली अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड उत्पाद के रूप में मिलता है। क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया, ओ एच के रूप में निकल के आ गया है। और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी, यानी सी डबल बॉन्ड ओ के ये कार्बोनाइल ग्रुप, उससे पहला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, दूसरा है बीटा कार्बन, तो दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन एंड दिस इज़ बीटा कार्बन। और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो यहाँ पर है। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल यौगिक हमें उत्पाद के रूप में एल्डोल कंडेंसेशन के बेस से हमें बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन से प्राप्त होता है। मैकेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिड की उपस्थिति में भी एल्डोल कंडेंसेशन होता है। देखिए ये एसिड है, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, तो आप देख सकते हैं उसका इसने H लिया और Cl माइनस इसमें से निकल गया। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है Cl ने ले लिया, ये बॉन्ड टूट गया। इस तरह से Cl माइनस हमें प्राप्त हुआ। ये प्रोटोनेशन हुआ ऑक्सीजन का, और आप देख सकते हैं कि ये जो CH3 है उसको CH2 और H के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, और ये Cl माइनस जो है उसने इस प्रोटॉन को निकाल लिया तो HCl बनकर निकल आया। लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स है CH2 के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड नया बनता है, और ये बना है इनॉल। इनॉल यानी इन, यानी ये असंतृप्तता, ऑल यानी ये OH ग्रुप। तो इनॉल हमें प्राप्त हुआ है फर्स्ट स्टेप के आखिर में। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ इनॉल टू प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। क्या अर्थ है इसका कि दूसरा जो मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड या कीटोन का, उसका जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है, प्रोटोनीकरण होता है उसका, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ये जो इनॉल है वो पहले स्टेप के आखिर में बना है। इससे पहले हमने जो पहला स्टेप देखा था जस्ट, तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ ये बना है। और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं CH2 और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हुए हैं, जो कि ये नया बॉन्ड बना है। और इसके अलावा जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में अब शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ जो चार्ज है वो प्लस नहीं रहता या न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन है क्योंकि उसके ऊपर 3 बॉन्ड्स हो गए तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इस तरह से जो यौगिक हमें प्राप्त होता है उसको प्रोटोनेटेड एल्डोल कहते हैं। देखिए आप इसको किस प्रकार से, ये अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो ये कीटोन होता, और इस कीटो ग्रुप के ऊपर H प्लस है, यहाँ पर H है, तो ये प्रोटोनेटेड एल्डोल हुआ। और इस तरह से इस स्टेप में हमें प्रोटोनेटेड एल्डोल प्राप्त हुआ, क्योंकि दिस इज़ एल्ड या कार्बोनाइल ग्रुप, और ये है अल्कोहल, तो ये एल्डोल है। लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन कीटो ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए प्रोटोनेटेड एल्डोल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफ़र और डिहाइड्रेशन होता है। तो ये जो प्रोटोनेटेड एल्डोल है इससे पहले वाले स्टेप में हमको प्राप्त हुआ, और उसका जो इक्विलिब्रियम है वो इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ था, उसके साथ H था, तो वो H जब इसके ऊपर ट्रांसफर इस ऑक्सीजन के ऊपर हो गया तो यहाँ पर OH2 ग्रुप बन गया है Cl माइनस। क्योंकि HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो जो उसका काउंटर पार्ट है वो Cl माइनस है, उसने इस प्रोटॉन को अपनी ओर खींच लिया। कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गए, जो कि इस प्रकार से है। और आप देख सकते हैं कि ये जो
CO बॉन्ड है ये टूट गया है। CO बॉन्ड इसलिए टूटा है क्योंकि ये जो क्लोरो है उसने हाइड्रोजन को लिया, इस हाइड्रोजन और क्लोरो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स जो है C डबल बॉन्ड C में शिफ्ट हो गए। इस कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप्स हैं जो कि ये वाले मिथाइल ग्रुप्स हैं। और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये यौगिक हमको प्राप्त होता है। इसका जो रेजोनेटिंग फॉर्म है वो जो है वो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। रेजोनेटिंग फॉर्म तो नहीं, इसको इस प्रकार से हम फर्दर दिखा सकते हैं ताकि रिएक्शन जैसे है वो, इसको हमने यहाँ इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि सो दैट ये H2O और HCl जो है वो लिखना छूट गया था, तो उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, ये कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए तो H2O यहाँ से बना है, और ये HCl बना क्योंकि इस H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड C में शिफ्ट हो गए हैं इस प्रकार से। तो ये हमको जो है वाटर मॉलिक्यूल और HCl मॉलिक्यूल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, और इसी मॉलिक्यूल को दोबारा यहाँ पर लिखा गया है ताकि एक साथ में सारे तीनों मॉलिक्यूल्स लिखे जा सकें उत्पाद के। आप जब अपना नोट्स बनाएं तो इस वक्त नोट्स बनाने के समय जो है इसको न लिखें, सीधे यहाँ लिखें तो भी ये काम चल सकता है। आइए देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री एल्डोल कंडेंसेशन का। एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर के मिश्रण देता है। थ्रियो यानी एक समान के ग्रुप अलग अलग स्थानों पे अगर हों या नए, इस केस में जो है अभिक्रिया में जो जुड़ने वाले जो ग्रुप हैं उसकी वजह से जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो किस प्रकार से, देखिए ये OH है और ये R प्राइम है। ये अगर दोनों भिन्न भिन्न तल पे हैं तो वो थ्रियो आइसोमर इस केस में कहलाएगा, और दोनों अगर एक ही तल पर हैं तो उसको इरिथ्रो आइसोमर कहा जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो OH ग्रुप है वो नया बना है, पहले यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था। तो ये जो OH बॉन्ड जो बना है, अगर वो पहले से उपस्थित निकटवर्ती कार्बन के जो समूह है उसके विपरीत या उसके भिन्न तल में अगर हो तो वो थ्रियो, और उसी के साथ के तल में हो तो वो इरिथ्रो आइसोमर कहलाता है। रीजियो सिलेक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। रीजियो सिलेक्टिविटी जो है, रीजियो यानी रीजन यानी क्षेत्र, सिलेक्टिविटी यानी चयन। तो रीजियो सिलेक्टिविटी तब हमें देखने को मिलती है जब कीटोन दो प्रकार के इनोलेट्स बना सकता है। उसके C डबल बॉन्ड O के इधर भी अल्फा कार्बन हो और इधर भी अल्फा कार्बन हो, और दोनों अल्फा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन हो तो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा वो तय करने के लिए रीजियो सिलेक्टिविटी दिखाया जाता है। देखिए, उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो इनोलेट होते हैं यानी C माइनस और साथ वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O तो यहाँ पर CH रहता है। तो इनोलेट इसे तब कहते हैं जब इनॉल का हमने इसको इस चीज़ से देखा हुआ है पहले इस वाले स्लाइड में। तो ये C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन्स या C में आ जाएंगे और ये बॉन्ड हट जाएगा और O के ऊपर माइनस आ जाएगा, तो उसे इनोलेट आयन कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप था वो सिंगल बॉन्ड और O माइनस में चेंज हो जाए। तो दो तरह के इनोलेट्स बन सकते हैं, एक तो थर्मोडायनेमिक और एक काइनेटिक। काइनेटिक जो है वो फास्ट बनने वाला इनोलेट होता है, और थर्मोडायनेमिक उसका मतलब यानी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो इनोलेट बने तो कैसा हो। देखिए, जो सबसे ज़्यादा इनोलेट स्टेबल है उसके C डबल बॉन्ड O जो है उसके साथ जो की वजह से जो इनॉल बना यानी C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो अधिक अगर सब्सटीट्यूटेड अधिक प्रतिस्थापित हो तो वो थर्मोडायनेमिक इनोलेट कहा जाता है, वरना कम प्रतिस्थापित हो तो उसको काइनेटिक इनोलेट कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ हो सकती है। देखिए, ये हमारे पास सॉरी
ये हमारे पास कीटोन है और कीटोन के ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, ये दोनों अल्फ़ा कार्बन है। इस एक तरफ के कार्बन में दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अल्फ़ा हाइड्रोजन हट जाएगा जिससे कि न्यूक्लियोफाइल बने या इनोलेट बने। देखिए, यदि हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो जिस जो कार्बन कम प्रतिस्थापित है उसमें से हाइड्रोजन जाएगा और इस प्रकार का इनोलेट बनेगा। जबकि यदि जो कार्बन अधिक प्रतिस्थापित है, जैसे ये वाला कार्बन अधिक प्रतिस्थापित है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो वहाँ से अगर हमने वीक और डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है, वीक बेस लिया है और डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है, तो ऐसी स्थिति में अधिक प्रतिस्थापित इनोलेट बनेगा। किस प्रकार से? तो ये जो सी डबल बॉन्ड सी है, देखिए यहाँ सी माइनस होगा, फिर इसका रेजोनेंस होगा, यहाँ सी माइनस ओ, सी माइनस सी और ओ माइनस। तो ये जो इनोलेट बना है, इसमें आप ध्यान से देखिए, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उस उस पर अधिक प्रतिस्थापित है, यानी इस कार्बन पर एक ये मिथाइल ग्रुप है और एक ये अल्काइल ग्रुप है। जबकि जो काइनेटिक है उसमें आप देखें कि जो इनोलेट है ये रहा सी डबल बॉन्ड सी, और इसमें देखें कि इस वाले कार्बन पर एक प्रतिस्थापित है और उसमें दो प्रतिस्थापित हैं। तो दो प्रतिस्थापित, तो एक सेकेंड, यहाँ देखें कि ये जो इनोलेट काइनेटिक जो है, यहाँ पर इस पर एक ये और एक ये प्रतिस्थापित है, और यहाँ जब जब हम इस इनोलेट की बात कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए एक, दो और तीन प्रतिस्थापित, एक, दो और तीन प्रतिस्थापित इस डबल बॉन्ड पर हैं, और ओ माइनस को आप काउंट कर लीजिए तो चार हो गए। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये एक, दो और तीन, तो यहाँ पर तीन प्रतिस्थापित हैं इस इनोलेट में। ये लेस प्रतिस्थापित है इनोलेट है, और ये काइनेटिक इनोलेट कहा जाता है, जो कि फास्ट बनता है। तो अभिक्रिया का जो कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है या स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो निर्धारित करेगा कि किस प्रकार का कौन सी साइड से हाइड्रोजन निष्कासित होगा। एंड अनसिमेट्रिकल, ये तो आपको बता दिया था इसके पहले वाले स्लाइड में। तो काइनेटिक इनोलेट तब बनता है ये जब वो रिएक्शन फास्ट है और लेस सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन इनोलेट। तो ये जो इनोलेट में डबल बॉन्ड है उसमें कम प्रतिस्थापित है, जबकि इसमें डबल बॉन्ड वाला जो इनोलेट है उसमें डबल बॉन्ड अधिक प्रतिस्थापित है। तो जो है थर्मोडायनिक डायनामिक प्रोडक्ट तब बनेगा जब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, और काइनेटिक तब बनेगा जब कंसनट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। सिंथेटिक एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सिंथेटिक एप्लीकेशंस में देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में आप देखें कि बेस का उपयोग किया गया है, और ये जो है अल्फ़ा कार्बन की तरह कार्य कर रहा है, और इस प्रकार से ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करके ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर इस मिडिल कार्बन पर यहाँ OH होता और यहाँ पर एक H होता है, ये दोनों का निष्कासन हुआ जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड बना। इसी तरह से जो कीटोन है, एसीटोन है, उसका अगर हम एसिड के साथ एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि हमें मेसिटिलीन प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से मेसिटिलीन प्राप्त हो रहा है? 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, वो ये अभिक्रिया है, और इसको आप ध्यान से देखें तो आपको पता पड़ जाएगा कि हर स्टेप में एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है। पहले में एल्डोल बना और डिहाइड्रेशन हुआ तो ये डबल बॉन्ड आया, फिर इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो ये जो है CH2 माइनस की तरह कार्य करेगा, और इस मॉलिक्यूल में वो कार्बोनाइल कार्बन की तरह होगा, और ये जो है कार्बोनाइल कार्बन, ये यूं इस तरह से इसका होता है रिएक्शन इन दोनों के बीच में, और ये नया एल्डोल जिसका डिहाइड्रेशन हो चुका है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ा कार्बन की तरह कार्य करेगा और ये कार्बोनाइल की तरह कार्य करेगा, ये इसके ऊपर रिएक्ट करेगा जिसकी वजह से यहाँ पर एक OH बनेगा,
यहाँ पर एक OH होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, और इस ये जो OH है वो साथ वाले कार्बन के साथ वाले जो कार्बन यहाँ पर है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है और डबल बॉन्ड हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो ये डबल बॉन्ड प्राप्त होगा, और ये जो C डबल बॉन्ड O है वो ये है, दिस इज दिस। तो इस प्रकार से एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, ये मॉलिक्यूल फिर रिंग फॉर्मेशन हुआ इसका, और इस तरह से रिंग क्लोजर हुआ, और अल्टीमेटली मेसिटिलीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। वीडियो को पॉज करके देखें, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आप, सिंथेटिक एप्लीकेशन। ये देखिए 5 मेंबर साइक्लोपेंटोन है, पेंटेनोन है, और ये इसमें से ETO माइनस जो है वो निकल के आ जाता है। इसके साथ ही यहाँ से एक H प्लस निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन यहीं पर ही है कार्बोनाइल यौगिक के। इसके अलावा इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, और इस तरह से हमें उत्पाद प्राप्त होगा जिसमें कि ETO माइनस और H प्लस जो है इसमें से निकल कर आ गए। इसी तरह से ये जो दोनों C डबल बॉन्ड O है एल्डोल कंडेंसेशन प्रदर्शित करते हैं, और इसने जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य किया, और इसने जो है कार्बोनाइल कार्बन पर जो कार्बोनाइल कार्बन है उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसके ऊपर हुआ, तो इस प्रकार से एल्डोल बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो पांचवा रिएक्शन है इसका एल्डोल बना, और एल्डोल बनने के बाद इसमें से वाटर मॉलिक्यूल चला गया, क्योंकि उससे पहले यहाँ था OH और यहाँ था H, और इन दोनों का यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और इस तरह से अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कि इसका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है उस वो किसे कहते हैं। देखिए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन के साथ पढ़ा जाए तो बेहतर है, क्योंकि मैकेनिज्म इसका दोबारा समझाना नहीं पड़ता। और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है इसको क्लेजन श्मिट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था इस वीडियो के। इसमें दो अलग अलग जो कार्बोनाइल यौगिक हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, या फिर दोनों में से एक में अल्फा हाइड्रोजन ना भी हो तो बेहतर है। तो अलग अलग तरह के मिक्सचर्स प्रोडक्ट के हमें प्राप्त होते हैं, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एक कंपाउंड के कम से कम उसके पास एटलीस्ट वन कार्बन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। एक कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे कार्बोनाइल कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो एल्डोल कंडेंसेशन को समझने में बेहतरी या इजी होती है। इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एल्डोल विच आर फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन या क्लेजन श्मिट इसीलिए कहते हैं कि दो भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल के जुड़ जाने पर एल्डोल कंडेंसेशन में प्राप्त होता है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल से एल्डोल प्राप्त होना। तो ये देखिए, ये प्रोपेनल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है। बेस की उपस्थिति में ये रिएक्शंस हुए, तो आप ये देखिए यहाँ पर ये जो ये प्रोपेनल्डिहाइड का ये वाला हिस्सा है ये तब होगा जब ये कार्बोनाइल ग्रुप की तरह कार्य करे। तो ये कार्बन की तरह कार्य किया तो इसके ऊपर H आया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जो एल्डिहाइड्स हैं उनको अलग अलग कलर से इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट का आपको पता पड़े। और ये जो एक ही तरह के रंग के एल्डोल्स दिखाए हैं उसका मतलब ये आपस में एक दूसरे से उन्होंने आपस में ही दो मॉलिक्यूल जो हैं एक ही कंपाउंड के एल्डोल कंडेंसेशन जब दिखाते हैं तो एल्डोल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। जब दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन आपस में जुड़ते हैं जैसे कि यहाँ है, तो वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है। देखिए यहाँ पर जो ये हिस्सा है वो यहाँ से आया है, और उसी प्रकार से यहाँ पर जो रेड से दिखाया गया है वो इससे आया है। तो इस तरह से क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर समझना थोड़ा सा और आसान है। देखिए, इसमें फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा कहाँ से। तो ये एसीटोन के साथ रिएक्शन करा, तो इसमें ये देखिए कि आप ये जो हिस्सा है वो फॉर्मल्डिहाइड का है, और ये जो हिस्सा है वो एसीटोन का है, जो कि साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड है वो बेंजल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसी स्थिति में जो
क्योंकि ये इसका अल्फा कार्बन है, उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखिए एसिटाल्डिहाइड के साथ जिस पर कि एक अल्फा हाइड्रोजन हो, बेस की उपस्थिति में इस प्रकार का एल्डोहल हमें प्राप्त होता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप की तरह कार्य करेगा और अल्फा कार्बन वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। उसका मतलब जो कार्बोनाइल कंपाउंड की तरह एक्ट करेगा, उसके कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है वो OH में परिवर्तित हो जाता है, जबकि जो न्यूक्लियोफाइल, जो अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, तो उसका C डबल बॉन्ड O जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल देखा बेंजाल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड के रिएक्शन के साथ हमें सिनेमाल्डिहाइड मिला। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आइए देखते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोहल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर जैसा कि नाम से हमें पता पड़ता है, इंट्रामोलिकुलर मींस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों अगर कार्बोनाइल ग्रुप्स हों और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास ना भी हो तो चलेगा। तो ऐसे में एल्डोहल कंडेंसेशन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाता है। ये एल्डोहल रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के दोनों सिरों के बीच में हो जाता है। तो यहाँ जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो डाइल्यूट NaOH के साथ देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो श्रृंखला है वो 6 कार्बन आइटम की है और यहाँ से दूसरा और इस तरफ से भी दूसरे जो 2 कार्बन है उनके ऊपर C डबल बॉन्ड O है। तो ऐसे स्थिति में 5 सदस्यीय वलय बन सकता है अगर एल्डोहल कंडेंसेशन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि नंबरिंग मैंने यहाँ पर कर रखी है, तो वो नंबर आपको ट्रेस करने में दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ से कहाँ तक ये श्रृंखला यहाँ जो है वो चल रही है। तो आप देखें कि यहाँ पर OH बना है कार्बोनाइल ग्रुप का और ये CH3 ये रहा। तो इस प्रकार से एल्डोहल बना और इसमें से आराम से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन के हाइड्रोजन से निकलेगा क्योंकि इसमें संयुगित द्विबंध की श्रृंखला बन रही है, इसलिए यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ का जो है हाइड्रोजन वो लूज़ होगा या खोया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर OH है तो OH के साथ ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन ऐसा ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, वो इसलिए क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो C डबल बॉन्ड उनके O के साथ संयुग्मित या कॉन्जुगेटेड नहीं है। इसी प्रकार से कॉन्जुगेटेड अगर नहीं है तो रेजोनेंस कम होगा। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो OH है उसके इस साइड का जो हाइड्रोजन है वो लूज़ होगा, तो ये C डबल बॉन्ड O प्राप्त होगा, लूज़ होगा यानी खो दिया जाएगा। और यहाँ जो C डबल बॉन्ड O के साथ ये C डबल बॉन्ड C जो है वो संयुग्मित है, तो इसीलिए इस दिशा में डबल बॉन्ड बनेगा, इस दिशा में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एल्डोहल कंडेंसेशन, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के 2 सिरे के बीच में एल्डोहल कंडेंसेशन हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो ये मैकेनिज़्म हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को पॉज करते हुए देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, रुककर इसको दोबारा 2 या 3 बार देखिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कॉन्टैक्ट मी ऑन WhatsApp.